हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज रोजगार के आधुनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रोजगार के परंपरागत सिद्धांत जॉन बैप्टिस्ट से का दिया हुआ सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। इस सिद्धांत में, इस आधुनिक सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से परंपरागत सिद्धांत के बिल्कुल ही उल्टे दिशा में कार्य करते हुए और मंदी को दूर किया था। 1929 के तीसा के महान मंदी में एक तरफ किन्स ने देखा था कि गोदाम सामानों से भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं। उस समय उन्होंने बड़ा करीब से देखा था कि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वे सामान खरीदे कैसे वे सामान को खरीदे कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। 1936 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस किताब में उन्होंने एक सेंटेंस तो नहीं दिया, लेकिन उनके सिद्धांत का यही सार था कि डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, जबकि इसका उल्टा उन्होंने कहा था जेबीसे ने कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, जबकि इसका उल्टा जो है इन्होंने कहा कि डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। इस सिद्धांत में इन्होंने एक लाइन में नहीं कहा, लेकिन इनके सिद्धांत का सार यही है। और उसके लिए उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से लोगों का आय बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि डिमांड बढ़े इकोनॉमी में। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो अपने आप प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, और जब प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी तो आगे फिर जो है डिमांड बढ़ेगा। और इसी सिद्धांत पर 1929 के बाद कार्य हुआ और उस मंदी से निजात पाया गया था। अब समस्या उस समय एक बहुत बड़ी विकट थी कि गोदाम तो सामानों से भरा पड़ा है, यदि किसी तरह लोगों को रोजगार दिया जाए। उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप की बात किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को आगे बढ़ करके लोगों को किसी भी तरह से रोजगार देकर के उनके पास पैसा पहुंचाना चाहिए जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो। तो समस्या ये था कि गोदाम तो सामानों से भरे पड़े हैं, अब यदि रोजगार दिया जाए तो वे उत्पादन करेंगे और ज्यादा सामान बढ़ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने उपाय दिया कि प्रोडक्शन लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। और उनका बहुत ही आसान सा एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि गड्ढा खोदो और गड्ढा पाटो का नीति अपनाइए। यानी कि कुछ लोगों को लगा दीजिए गड्ढा खोदने में, कुछ लोगों को लगा दीजिए गड्ढा पाटने में। भाई कोई काम तो हुआ नहीं, लेकिन गड्ढा खोदने वाले को भी काम मिल गया, गड्ढा पाटने वाले को भी काम मिल गया। दोनों पैसा लेके घर जाएंगे और मार्केट से सामान खरीदेंगे, जिससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगा, इकोनॉमी चल बसेगी। या लोगों को सेना में भर्ती कर दो, सारा दिन सुबह से शाम तक हाथ हिलाएं, इधर उधर दौड़े भागे और शाम को पैसा लेकर के घर जाएं, जिससे कि इकोनॉमी में शाम को मार्केट में वो जाएंगे और इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की नीति के द्वारा डिमांड क्रिएट करके उन्होंने तीसा के मंदी को दूर किया था। उनका सिद्धांत सिस्टमेटिक ढंग से जो है क्या क्या कैसे कैसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उनके सिद्धांत का प्रथम पॉइंट ही है जो है प्रभावी मांग। और ये प्रभावी मांग क्या होता है? प्रभावी मांग या प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड, ये क्या है? यह कुल मांग, कुल आय और कुल रोजगार जहां पे बराबर हो जाती है वहीं प्रभावी मांग स्थापित हो जाती है। यानी कि प्रभावी मांग निर्धारित होने के लिए कुल मांग का, कुल आय का और कुल रोजगार का बराबर होना आवश्यक है। दूसरी बात,
उन्होंने बताया कि प्रभावी मांग कुल कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन का फलन द्वारा निर्धारित होता है। प्रभावी मांग कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन द्वारा निर्धारित होता है। कुल मांग फलन वाला क्या है, यानी कि इकोनॉमी में पूरा कितना डिमांड जनरेट हुआ है, और डिमांड जनरेट हुआ है तो कुल कितना उत्पादन हुआ है। हाँ, ये बता दूं कि इनका कहना यह है कि पूर्ण रोजगार यदि नहीं भी है तो भी, पूर्ण रोजगार नहीं भी है तो भी जो है ये प्रभावी मांग निर्धारित हो सकता है। अब प्रभावी मांग पर मुख्य प्रभाव कुल मांग फलन का पड़ता है। क्यों? प्रभावी मांग पर जो है मुख्य प्रभाव, प्रभावी मांग पर मुख्य प्रभाव कुल मांग फलन का पड़ता है। ऐसा वाला क्यों? उनका सिद्धांत अल्पकाल से संबंधित है। उनका कहना यह है कि दीर्घकाल में तो लोग मर जाते हैं, इसलिए उनका सिद्धांत अल्पकाल से संबंधित है। और उनका कहना है कि अल्पकाल में आपूर्ति तो स्थिर होता है, अल्पकाल में मशीनें स्थिर होती है, जमीनें स्थिर होती है, उत्पादन के सभी प्रकार के साधन स्थिर होते हैं। इसलिए प्रभावी मांग पर कुल मांग फलन का ही प्रभाव पड़ता है, कुल पूर्ति फलन का नहीं। अब कुल मांग फलन किससे निर्धारित होता है, मांग किससे निर्धारित होता है? मांग बताते हैं कि कंजम्पशन, यानी कि कितना आप खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम उपभोग कर रहे हैं। निवेश, आप कितना निवेश कर रहे हैं, इकोनॉमी में कितना पैसा लगा रहे हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है। इस बात पे निर्भर करता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी कि प्रभावी मांग। अब इसको भी देख लेते हैं। वह गवर्नमेंट, उनका कहना था कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा व्यय नहीं करना चाहिए, अतिरिक्त व्यय नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में स्पष्ट सिद्धांत का प्रारूप रेखांकित किया गया है। कंजम्पशन के बारे में कहते हैं कि यह दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आय पर और दूसरा व्यय की प्रवृत्ति पर। आय पर हम उतना ही ना उपभोग करेंगे या खर्च करेंगे जितना हमारे पास आय रहेगा। हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा उपभोग बढ़ेगा, यानी कि कंजम्पशन बढ़ेगा। और हमारा आय कम रहेगा तो हमारा कंजम्पशन भी जाहिर सी बात है कम है। दूसरी बात है व्यय प्रवृत्ति पर। भाई मान लीजिए हमारा आय बढ़ भी जाए लेकिन हमारी इच्छा खर्च करने की नहीं है, तब क्या जो है उपभोग बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा जो है। इसलिए उपभोग जो है दो बातों पर निर्भर करता है कि हमारे खर्च करने की आदत कैसी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ रिच पर्सन, यानी कि गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति अमीरों से ज्यादा होती है। यानी कि गरीबों का आय यदि बढ़ा दिया जाए तो वे ज्यादा खर्च करेंगे और इकोनॉमी में ज्यादा जो है प्रोडक्शन होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा निवेश भी दो बातों पर निर्भर करता है। निवेश का मतलब है कि हम पैसा कमाने के लिए और पैसा जो खर्च करते हैं, तो निवेश भी दो बातों पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर पे। अब कहेंगे कि पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है, क्या होता है? पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब होता है हमारे पास जो पूंजी है वह पैसे से और कितना पैसा बना लेगी। यानी कि ज्यादा पैसा यदि बना ले रही है, मार्केट में यदि दे रहे हैं पैसा और ज्यादा पैसा बना ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूंजी की सीमांत क्षमता ज्यादा है। क्षमता का मतलब कार्यकुशलता ज्यादा है। और यदि पैसे से ज्यादा पैसा नहीं बन पा रहा है तो पूंजी की सीमांत क्षमता कम है। इसका मतलब है कि यदि पैसे से ज्यादा पैसा बन जा रहा है तो क्या होगा
निश्चित रूप से निवेश हम मार्केट में निवेश ज्यादा करेंगे, और पैसे से ज्यादा पैसा नहीं बन पा रहा है तो मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। यही बात हुई ना। फिर है ब्याज की दर पर। हम पैसा मार्केट में, भाई जेब में सब पैसा रखे थोड़े हैं, यानी कि हम बैंक से पैसा लेंगे तो बैंक से जितना ही कम ब्याज दर पे पैसा मिलेगा उतना ही ज्यादा हम पैसा लेंगे और मार्केट में पैसा लगाएंगे। इसका मतलब है कि निवेश के लिए ब्याज के दर का कम होना भी जरूरी है। ब्याज दर कम है तो हम ज्यादा पैसा बैंक से लेंगे और ज्यादा निवेश करेंगे। ब्याज दर ज्यादा है तो कम पैसा हम बैंक से लेंगे और कम निवेश करेंगे। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता भी दो बातों पर निर्भर करता है। एक है परिसंपत्ति कीमत, हमारे पास जो परिसंपत्ति है, संपत्ति है, उसकी कीमत क्या है, और दूसरी जो है संभावित आय। उस यदि हमारे पास मान लीजिए मकान है, उसकी आज कीमत क्या है, मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए है, और जो है उसकी भविष्य में जो है क्या कीमत होने वाली है। आज 20 लाख है तो 2 साल बाद जो है क्या 20 लाख रहेगी या 15 लाख हो जाएगी या और 30 लाख 40 लाख होगी। इस बात पर भी जो है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है। ब्याज की दर, ब्याज की दर दो बातों पर निर्भर करती है, तरलता पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति पर। तरलता पसंदगी, तरलता पसंदगी का मतलब होता है कि हम पैसा कितना ज्यादा चाहते हैं, यही होता है, शुद्ध हिंदी में लिखा है, आर्थिक भाषा है। तरलता पसंदगी का मतलब है कि कितना हम पैसा चाहते हैं। और मुद्रा की पूर्ति पर, यानी कि मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, बैंक करते हैं। बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में करता है। तो तरलता पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति पर ब्याज की दर निर्भर करता है। अब तरलता पसंदगी यानी कि हमको पैसा किस लिए चाहिए, क्या कारण है, क्यों हम पैसा चाहते हैं। उसके लिए 3 उद्देश्य होता है। एक तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए हमको पैसा चाहिए। दूसरी बात, हमारा भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ पैसा हम बचा के रखें, इसलिए भी हमको पैसा चाहिए सेविंग करने के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए। और तीसरा, हम पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि सट्टा उद्देश्य से हम मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, इसलिए भी हमको पैसा चाहिए। तो ये था बृहद स्तर पे जो है कीन्स के रोजगार का सिद्धांत। अब हम आगे जो है इसको रेखा चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक एक करके कि किस प्रकार से कीन्स के रोजगार के सिद्धांत के द्वारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में आय का स्तर क्या होता है और उत्पादन का स्तर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।